हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने कपास के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की जो ये हमारी क्लास है ये रेशम पर आधारित है। आज हम लोग रेशम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। रेशम, रेशम है क्या? तो हम लोगों को पता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। सिल्क कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो जो रेशम है ये है कैसा? तो ये प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा है। अब प्राणिज रेशा है तो ये कैसा है? प्रोटीन जनित रेशा है। प्रोटीन जनित रेशा, प्रोटीन जनित रेशा है। और क्या है? तो ये हमारा, अगर इसका जन्मदाता देश पूछा जाए, जन्मदाता देश इसका कौन सा है? तो जो इसका जन्मदाता देश है ये चीन है। जैसे कपास में हम लोगों ने भारत पढ़ा हुआ था। और चीन की जो राजकुमारी थी, अगर उनका नाम पूछ लिया जाए, चीन की राजकुमारी जिनके साथ टी कांड हुआ था, जो चीन की राजकुमारी थी ये सी लिंग ची थी। सी लिंग ची। ये यही क्या कर रही थी? बगीचे में चाय पी रही थी और चाय पीते पीते इन्होंने अपनी थोड़ी सी चाय को पेड़ पर फेंक दिया। कुछ समय के बाद देखा उस पर एक कीड़ा जा रहा है, उससे कीड़े से एक अविरल धागा निकलता जा रहा है। उस धागे को, उस रेशे को इन्होंने निकलवाया तथा उसका रिबन बनवाया और अपने राजा को क्या कर दिया? भेंट कर दिया। तभी से इसका उत्पादन माना जाता है, यानी इसकी खोज जो हुई है ये तभी से हुई है। अगर रेशम का इतिहास पढ़ें, जैसे कि कपास का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या था? 5000 वर्ष पुराना था। इसका क्या है? 2500 वर्ष पुराना है। अगर कपास के इतिहास की बात करें तो ये कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। कपास में एक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो प्रोटीन जनित रेशा है ना, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन जो पाया जाता है ये फाइब्रिन या फाइब्राइन भी आपको लिखा मिल जाएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें एक गोंद भी पाया जाता है। गोंद भी पाया जाता है। तो उस गोंद का क्या नाम है? तो उस गोंद का नाम है सिरेसिन। सिरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। जो कपास हमारा है ये रेशा कैसा है? तो ये फिलामेंट है। जब हम लोगों ने लंबाई के आधार पर रेशों के बारे में पढ़ा था तो ये बताया था कि रेशम एक ऐसा मात्र रेशा है जो फिलामेंट है, यानी प्राकृतिक जगत का इकलौता रेशा है ये जो फिलामेंट है। और रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेशम को वस्त्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। किसकी रानी? तो वस्त्रों की रानी। अगर क्वेश्चन आता है कि वस्त्रों की रानी कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। कहीं कहीं आपको वस्त्रों का राजा में आपको रेशम मिल जाता है, कपास वहाँ पर होता नहीं। वैसे कपास को वस्त्रों के राजा के नाम से जाना जाता है, बट अगर कपास नहीं है तो आप लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आप लोग रेशम को प्रायोरिटी देंगे। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें कि इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम, तो ये जो हमारा है वस्त्रों की रानी तो हमने देख ही लिया है। इसको क्या प्रतीक काहे का माना जाता है? ये प्रतीक, प्रतीक तो है ये विलासिता का, विलासिता का, राजसी, वैभव का, वैभव का, मनोहरता का, मनोहरता का, और आरामदायक, आरामदायक। इस रेशे के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली कि जो ये रेशम है ये रेशा कैसा है? तो प्राणिज रेशा है। प्राणिज है तो कैसा है? प्रोटीन जनित है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है? तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाई जा रही है। जन्मदाता देश कौन सा है? तो जो जन्मदाता देश है ये इसका चीन है। चीन की राजकुमारी का क्या नाम था? तो उनकी जो राजकुमारी थी उनका नाम था सी लिंग ची। इतिहास इसका कितने वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। इसमें एक गोंद भी पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिरासिन नामक गोंद होता है। रेशा कैसा है? तो ये फिलामेंट रेशा है। एकमात्र प्राकृतिक जगत का रेशा है जो फिलामेंट है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वस्त्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये प्रतीक किस किस चीज़ का है? तो विलासिता का प्रतीक है, ये आराम और विशिष्टता का है, मनोहरता का प्रतीक है, और ये राजसी वस्त्र भी है, क्योंकि ये सिराजा और महाराजाओं के लिए ही होता था। आम जनता तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे। इसका जो जन्मदाता देश है ये चीन से है। चीन में ही सबसे पहले इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो सी लिंगची थी इन्होंने टी कांड इनके साथ हुआ था, तभी से रेशम की खोज हुई। तो पहले तो चीन में ही उत्पादन होता था। चीन इस कला को किसी अन्य देश को नहीं बताना चाहता था,
लेकिन जो वहाँ पर आदिवासी रह रहे थे उन्होंने रेशम उत्पादन की कला को सीखा तथा वो अपने अपने देश गए और रेशम का उत्पादन क्या करने लगे। तो अब अन्य देशों में भी रेशम का उत्पादन होने लगा है। लेकिन अगर जन्मदाता देश की बात कही जाए तो वो कौन सा होगा, वो हमारा चीन ही होगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो रेशम है इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, और ये जो जिस कीड़े से प्राप्त किया जाता है उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। हमने अभी बताया कि ये प्राणिज रेशा है। रेशम है कैसा, रेशम तो यह है कैसा, प्राणिज रेशा है। अब प्राणिज है तो मतलब किसी न किसी प्राणी से प्राप्त किया जाता होगा। तो जो इसकी प्राप्ति है यह किससे होती है, कीड़े से होती है, कीड़े से प्राप्ति। अब जब कीड़े से प्राप्ति हो रही तो उस कीड़े का नाम क्या है, तो उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी, ये बॉम्बिक्स मोरी नामक कीड़ा होता है और ये खाता क्या है, तो शहतूत की पत्ती खाता है। शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्ती खाता है ये कीड़ा, और इसी से क्या होती है, हमें रेशम की प्राप्ति होती है। अगर इस कीड़े की अवस्थाओं की बात करें तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है अंडा, फिर होता है लार्वा, उसके बाद हमारा आता है प्यूपा, देन लास्ट में हमारा क्या आता है, कीड़ा। हमारे पास क्या है, अंडा है, अंडे से हमको मिला क्या, लार्वा मिल गया, और लार्वा से हमें क्या मिला, प्यूपा मिला, और प्यूपे से फिर क्या हो गया, कीड़ा हो गया। उत्तम क्वालिटी का अगर हमें रेशम प्राप्त करना है तो इस कीड़े को क्या करना होता है, प्यूपा की अवस्था में ही मार दिया जाता है और हमें एक लंबे अविरल धागे की प्राप्ति हो जाती है। अविरल धागे की प्राप्ति हो जाती है। ये उस कीड़े की 4 अवस्थाएं हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इसका प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, कीड़ा देख लेते हैं हम रेशम का। जो रेशम का कीड़ा होता है ये कुछ तितली के आकार का होता है, ये इस तरीके से, ये क्या है, तो ये कीड़ा है। और कीड़े से हमें क्या मिला, अंडा मिल गया, हमें ये अंडा मिल गया, अंडा। और अंडा फूटा तो अंडे से एक कीड़ा निकला जिसकी आकृति क्या है, अंग्रेजी के 8 के समान है। पूछा भी जाता है जो रेशम का कीड़ा है इसकी आकृति किसके समान होती है, 8 के समान होती है इंग्लिश के। इसके यहाँ पर ये जो 2 छिद्र पाए जाते हैं इनसे एक से क्या निकलता है, प्रोटीन निकलता है, एक से गोंद निकलता है। इसी को क्या बोला जाता है, लार्वा बोला जाता है। ये जो पदार्थ निकल रहा है इसी को लार्वा बोला जाता है। और ये लार्वा जब बाहर निकलता है तो ये वायु के संपर्क में आता है और ये क्या होता है, सूख जाता है, और सूख करके इसी कीड़े के ऊपर क्या होता है, लिपट जाता है। और जब ये लिपट जाता है तो कीड़ा हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से ढक जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कीड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इस पर पूरा क्या होता है, लिपट जाता है। इसी को बोला जाता है प्यूपा। अगर हमें अच्छे रेशम की प्राप्ति करनी है तो हम कीड़े को इसी अवस्था में मार देते हैं। कीड़े को गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे इसका गोंद होता है वो पिघलने लगता है और रेशम को क्या किया जाता है, लपेट लिया जाता है। लेकिन अगर कीड़ा परिपक्व हो गया तो कीड़ा बाहर निकलने लगता है, सिल्क हमारा टूट जाता है और कीड़ा क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। परिपक्व कीड़े से हमको अंडा मिला, अंडे से फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। आगे का डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।